नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से एक बार हाजिर हूं आपका दोस्त मंगल राम चौधरी उड़ान क्लासेज के इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। यानी कि हम बात जो कर रहे थे वो मनोविज्ञान के ऊपर कर रहे थे और खास तौर से हमारे जो टॉपिक है वो रीट से संबंधित, क्योंकि हमारे सामने उन भाइयों को और उन बहनों को पहले रीट पात्रता परीक्षा क्लियर करवाने की आवश्यकता है, जो अभी इसकी तैयारी में लगातार पूरे जोश और जुनून के साथ क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं और उनको सफलता मिलनी ही मिलनी है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे बाल मनोविज्ञान के संबंधित उन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की जो आपके सिलेबस में है ही और एनसीईआरटी से संबंधित क्या रखते हैं, वो संबंध रखते हैं आपके। मैं ज़्यादा बात न करते हुए संबंधित में केवल इतना ही कहूँगा, आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाइएगा और यहाँ पर केवल और केवल आप जो मेहनत करते हैं उनको एक जांचने का अवसर, समझने का अवसर तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपको जांचने का अवसर भी मिलेगा कि आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची है। तो मुझे पता है आप पेन और कॉपी लेकर बैठे होंगे, जो मेरी पिछली क्लास से जुड़ा हुआ है। आदत बना लीजिएगा, क्योंकि आप, मुझे पता है आदत आपकी खराबी हो गई है ऑनलाइन देख देख कर। पेन और कॉपी उठा लीजिएगा और वही बात करेंगे। हमें पहले हम 10 क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण होंगे उनसे संबंधित चर्चा करेंगे। आप मेरे से पहले अपनी कॉपी में क्या लगा लीजिएगा, आंसर लगा लीजिएगा और फिर तय कीजिएगा कि कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए हैं, और जितने भी ठीक हुए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा दोस्तों। तो देखिएगा, शुरुआत करते हैं। विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए। याद रखना दोस्तों, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही है काफी मंजिल तक पाने के लिए। और तुम्हारा संकल्प एक ही है इस समय, केवल और केवल रीट पास करना। और याद रखना, वो तुम संकल्प पूरा करके ही रहोगे। ये भटक मत जाना मार्गों में। शादी विवाह शुरू हो गए हैं, लड्डू खाइएगा और भी आप ऐसी ही चीजों में इधर उधर भटके, तो आपको ध्यान में रखना होगा आपके केंद्र बिंदु में जिस प्रकार से अर्जुन का लक्ष्य था वो आंख, उसी प्रकार से आपका लक्ष्य होना चाहिए रीट पात्रता परीक्षा क्लियर करना। और फिर आगे की बात बाद में, मेन की बात बाद में सोचेंगे। याद रखना दोस्तों, भविष्य के बारे में कम सोचो, पहले वर्तमान के बारे में सोचो। अगर वर्तमान बिगड़ गया ना तो भविष्य तो फिर ऐसे ही बिगड़ा हुआ होगा। तो चलते हैं आज के अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर। देखिएगा दोस्तों, अगर आपको ये क्लासें पसंद आ रही है, समझ में आ रही है, तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। सब्सक्राइबर तो आशा है आपने कर ही लिया होगा, और लाइक तो शुरू होने से पहले कर ही दिया होगा, और शेयर करना ना भूले। चलते हैं दोस्तों, जीवन का प्रथम, देखिएगा पहला क्वेश्चन, जीवन का प्रथम वर्ष आसक्ति के विकास के लिए क्या होता है, महत्वपूर्ण समय होता है। किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था? ये याद रखना है अपने को, किसके बारे में? आसक्ति यानी कि अटैचमेंट। ये किसने कहा था कि जीवन का महत्वपूर्ण जो प्रथम वर्ष होता है वो आसक्ति के लिए महत्वपूर्ण है? कौन सा वर्ष? जीवन का प्रथम वर्ष आसक्ति के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था? क्या हार्लो एंड हार्ले ने कहा था, या एरिक्सन ने कहा था, या दुर्गानंद सिन्हा ने कहा था, या जीन पियाजे ने कहा था? दोस्तों, आशा है आपने आंसर टिक कर लिया होगा। हम बढ़ते हैं एक एक के ऊपर। अगर बात करें हमें, तो ये आंसर रहा है एरिक्सन साहब का। किसने कहा था? एरिक्सन साहब ने कहा था। क्या कहा था कि जीवन का जो प्रथम वर्ष है ना दोस्तों, वो किसके लिए महत्वपूर्ण है? अटैचमेंट। इंग्लिश वर्ड है इसका कौन सा? अटैचमेंट। आसक्ति के विकास के लिए महत्वपूर्ण है, ये एरिक्सन साहब ने कहा था। अगर मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूं तो हार्लो एंड हार्लो ने, याद रखना, 1962 में ये कहा था कि जो आसक्ति है ना वो केवल और केवल, याद रखिएगा दोस्तों, आहार व पौष्टिकता ये क्या नहीं है? महत्वपूर्ण नहीं है। ये ही क्या नहीं है? देखिएगा, सुनना,
यहां नहीं लगा रहा हूं इसका तात्पर्य नहीं है कि ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना क्या है संपर्क सुख। संपर्क सुख ये किसने कहा है, ये ध्यान में रखना है, हार्लो एंड हार्लो ने कहा। और 1962 में इन्होंने बंदर के बच्चों पर क्या किया था दोस्तों, अपना परीक्षण किया था। याद रखना है 1962 में हार्लो एंड हार्लो ने बंदर के बच्चों पर परीक्षण किया था और इन्होंने जो बंदर के जो बच्चे थे उनको शैशव अवस्था में बिल्कुल छोटे ही अपनी मां से अलग कर दिया गया और उन्हें प्रयोगशाला में रखा गया और 2 प्रकार की मां, कृत्रिम मां बनाई गई। एक जो मां है वो याद रखना है आपको तार से बंधी हुई है, यानी तार की बनी हुई है, और एक कपड़े। और इन्होंने पाया कि जो तार से बंधी हुई मां है उनसे जो बंदरी के बच्चे हैं, बंदर के बच्चे हैं, वो ज्यादातर उसके कम नजदीक जाते थे, बल्कि किसके पास, कपड़े वाली मां के पास जाते थे। और उन्होंने अपने इस प्रयोग में सिद्ध किया कि आहार ही केवल महत्वपूर्ण नहीं होता, पौष्टिकता ही केवल महत्वपूर्ण नहीं होता, क्योंकि दूध तो तार की मां भी पिला रही थी, दूध तो कपड़े वाली मां भी पिला रही थी, लेकिन फिर भी वो किसके पास ज्यादा आ रहे थे, कपड़े वाली मां के पास ज्यादा आ रहे थे। तो उन्होंने कहा कि केवल आहार और पौष्टिकता ही महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि संपर्क सुख भी क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। ये किसने कहा, हार्लो एंड हार्लो ने कहा। और उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से बच्चे बचपन में अपने जो कंबल है उनसे ज्यादा लगाव कर लेते हैं, जबकि उनको पता है कि ये उनकी मां नहीं है, फिर भी वो उनके साथ क्या करते हैं, लगाव करते हैं, यानी कि वो उन्हें क्या देते हैं, आसक्ति देते हैं, सुख देते हैं। यही कहा है हार्लो एंड हार्लो ने। इसी बात को हम, आशा है हार्लो एंड हार्लो की तो आप समझ गए होंगे। अब बात एरिक्सन की करें तो एरिक्सन ने उसी बात को आगे बढ़ाया दोस्तों 1968 को, इन्होंने कहा 1962 को, और इन्होंने इसी बात को आगे बढ़ाया एरिक्सन साहब ने। और एरिक्सन साहब ने कहा कि जीवन का प्रथम वर्ष क्या होता है, आसक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। और ये कौन सी अवस्था है, विश्वास, विश्वास व अविश्वास, विश्वास। याद रखना है दोस्तों, ये जो आसक्ति वाली जो एरिक्सन साहब ने कहा है, उन्होंने कहा कि ये जो अवस्था है वो विश्वास और अविश्वास की अवस्था है, यानी कि 0 से लेकर 18 माह तक या 1.5 वर्ष तक। तो याद रखना है कि एरिक्सन साहब ने जो आसक्ति के बारे में कहा है वो उनकी विश्वास और अविश्वास के बारे में बताया। उन्होंने कहा है कि अगर बालक जो 1 वर्ष का होता है, 1.5 वर्ष का बालक होता है, प्रारंभिक वर्ष का बालक होता है, उसके लिए अगर इस समाज में माता पिता द्वारा उनको अच्छे अवसर प्रदान किए जाएंगे, उसको थोड़ा मोटिवेट किया जाएगा और भौतिक रूप से उसका अच्छा वातावरण होगा, तो बच्चा ये समझेगा कि ये जो संसार है, ये जो आसपास का आवरण है, ये उसके लिए रहने के लिए क्या है, एक अच्छी जगह है। जबकि अगर उसी के साथ माता पिता द्वारा अच्छा व्यवहार नहीं किया जाएगा तो बच्चा इस संसार को क्या समझेगा, गलत समझेगा, और हो सकता है उसमें क्या हो जाए, इस संसार के प्रति अविश्वास हो जाए। यानी कि सीधे शब्दों में समझा जाए तो हम कह सकते हैं कि अगर एक जो छोटा बच्चा है, अगर वो रोता है और कोई माँ बाप अगर उसको रोते हुए को छोड़ जाते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, अविश्वास हो जाएगा। और अगर उसे प्यार दुल्हार से रखा जाएगा और उसे मोटिवेट किया जाएगा, छोटे से बच्चे को याद रखना है, तो उसमें क्या होगा, विश्वास होगा। यही किसने कहा है, एरिक्सन साहब ने कहा है। आशा है यह आपको समझ में आ गया होगा। दुर्गानंद सिन्हा की बात करें तो इन्होंने दोस्तों पारिस्थितिकी मॉडल, कौन सा, पारिस्थितिकी
स्थिति मॉडल। जो ब्रेनर साहब ने भी दिया था वही मॉडल भारतीय संदर्भ में किसने दिया था 1977 में? 1977 में दुर्गानंद सिन्हा ने भी दिया था और भारतीय संदर्भ के बच्चों में दिया था। और उन्होंने कहा था कि इस परिस्थिति में कितने परतें होती है? 2 परतें होती है। एक तो कौन सी होती है? ऊपरी परत, और एक होती है कौन सी? आस पास की परत, या अधिक ऊपरी परत कर लीजिएगा और एक कर लीजिएगा आसपास की परत। यह ध्यान में रखना है। ऊपरी परत में उन्होंने कहा था कि जो समूह है, समूह है, विद्यालय हैं, माता पिता हैं, वो सभी इसमें आ जाते हैं। और इसी के पास की परत कौन सी है? आसपास की परत। ये किसने कहा? दुर्गानंद सिन्हा जी ने कहा था। जबकि अगर बात जीन पियाजे की करें तो आपको पता है इन्होंने विकास का कौन सा सिद्धांत दिया था? संज्ञानात्मक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? संज्ञानात्मक सिद्धांत। और इसमें बालक के विकास को जो मानसिक श्रृंखलाओं की जो श्रृंखला का है, प्रक्रियाओं की श्रृंखला का है, उसको कितने अवस्थाओं में? 4 अवस्थाओं से गुजरती है। कितनी अवस्थाओं से दोस्तों? 4 अवस्थाओं से गुजरती है। इनकी हम कल भी चर्चा कर चुके हैं। तो ये जीन पियाजे ने कहा था। आशा है आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगर आपको ये क्लास समझ में आ रही है तो याद रखना है, इसको लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों आनुवंशिकता से तात्पर्य निम्नलिखित में से किससे है? देख लीजिएगा। गुणसूत्र तथा जीन से हैं, या सूत्र विभाजन एवं अर्ध गुणसूत्र से है, डीएनए व आरएनए से है, शुक्राणु व अंडाणु से है। बिल्कुल मुझे पक्का विश्वास है इसमें तो आप कोई भी गलत नहीं करोगे। तो आनुवंशिकता से तात्पर्य किससे है? बिल्कुल सही पकड़ा आपने, गुणसूत्र व जीन से है। कौन से हैं? गुणसूत्र व जीन। अगर इनको समझे गुणसूत्र और जीन क्या होता है तो जो दोस्तों गुणसूत्र होते हैं ना, वो डीएनए व प्रोटीन का बना होता है। या यूं मान लीजिएगा कि डीएनए का बना होता है, वो प्रोटीन का बना होता है। कौन? गुणसूत्र। जबकि याद रखना है गुणसूत्र के भाग, गुणसूत्र का ही भाग, या यूं कह लीजिएगा डीएनए में ही कौन होता है? जीन होता है। कौन होता है? जीन होता है। जीन किसके? डीएनए के बने होते हैं। जबकि गुणसूत्र डीएनए व प्रोटीन। अगर सिंपल भाषा में समझे तो गुणसूत्र एक सुई की नोक कह लीजिएगा या धागे के समान के आकार की होती है। और इसी गुणसूत्रों में बहुत से क्या होते हैं दोस्तों? जीन होते हैं। आपको सिंपल भाषा में मैं समझाऊं तो ये दोनों ही गुणसूत्र तथा जीन आनुवंशिकता के भाग होते हैं, लेकिन गुणसूत्र में कौन होता है? जीन होता है। और याद रखना है एक गुणसूत्र में हो सकता है बहुत से जीन पाए जाते हों। याद रखना है ये चीज। और अगर थोड़ा हम और अच्छी प्रकार से इसे समझे तो आपको पता है दोस्तों, प्रत्येक जो मानव है, अगर माता पिता से कितने गुणसूत्र? 46 गुणसूत्र। और इन 46 में से अगर मैं बात करूं मेल की तो 23 गुणसूत्र है, और बात करूं मैं फीमेल की तो कितने गुणसूत्र? 23 गुणसूत्र। आपने ये देखा होगा। और अगर यही क्या होते हैं? गुणसूत्र होते हैं, जो कितने होते हैं संख्या में? 46। अर्ध गुणसूत्र और अर्ध गुणसूत्र मिलकर एक पूरा गुणसूत्र बनता है, और यह संख्या कितनी हो जाती है? 46 हो जाती है। इसमें आपने देखा होगा जो 22 होते हैं ना, वो क्या होते हैं दोस्तों? काय गुणसूत्र। क्या होते हैं? काय गुणसूत्र।
जबकि हमें पता है जो एक होता है यानी कि जो लास्ट 23वां वो कौन होता है दोनों में, याद रखना है लिंग गुणसूत्र। तो आपको पता है जो माता पिता से हमें जो आनुवंशिकता के रूप में मिलते हैं वो गुणसूत्रों के माध्यम से 23 गुणसूत्र पिता से और 23 गुणसूत्र किससे, माता से। उनमें से 22 जो गुणसूत्र है वो किन के द्वारा, चाहे माता के हो चाहे पिता के हो, यानी 44 गुणसूत्र वो काय गुणसूत्र कहलाते हैं। जबकि जो एक माता का और एक पिता का दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं, एक एक जोड़ा, याद रखना है लिंग गुणसूत्र। और यह लिंग गुणसूत्र याद रखना है दोस्तों कौन सा होता है, 23वां। कौन सा होता है, 23वां गुणसूत्र होता है। यह भी आपको ध्यान में रखना होगा। और अगर मैं बात करूं तो आपको यह भी पता है कि देखिएगा अगर माता और पिता की अगर बात की जाए तो यहां से इनमें पाया जाता बड़ा एक्स और बड़ा एक्स, इसमें पाया जाता है दोस्तों बड़ा वाई और बड़ा एक्स और बड़ा वाई। अगर आपको पता है माता के जो गुणसूत्र है अगर यहां से x गुणसूत्र निकलता है और पिता के जो गुणसूत्रों से y गुणसूत्र x गुणसूत्र निकलता है तो यहां पर क्या पैदा होगी, लड़की। क्या पैदा होगी, लड़की। और इसी प्रकार से अगर इनसे माता से x और पिता से y तो क्या होगा दोस्तों, लड़का। तो याद रखना है माता का बड़ा एक्स और पिता का बड़ा एक्स अगर मिलते हैं तो क्या पैदा होगी, लड़की पैदा होगी। और अगर माता का बड़ा एक्स और पिता का बड़ा वाई अगर मिलता है तो क्या प्राप्त होगी, क्या प्राप्त होगा, लड़का प्राप्त होगा। ये आप समझ गए होंगे। और अगर बात अंडाणु की करें और शुक्राणु की करें तो शुक्राणु याद रखना ये पिता कह लीजिएगा या पुरुषों का, और अंडाणु किसका, माता कह लीजिएगा या औरतों में कह लीजिएगा। तो शुक्राणु तो पाए जाते हैं दोस्तों किसके, पुरुषों में, और अंडाणु पाए जाते हैं किसके, औरतों में। डीएनए की बात करें तो आपको पता ही है कि गुणसूत्र किसके बने होते हैं, डीएनए के बने होते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, और इससे बने होते हैं। तो यह हो गया है आनुवंशिकता से तात्पर्य किससे है, आपका जो पहला आंसर है गुणसूत्र और जीन से है। आशा है आपको यह समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, निम्न मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादक किसके द्वारा किया गया है। मनोसामाजिक, किसका, मनोसामाजिक। याद रखना है कौन सा, वही मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। क्या सिगमंड फ्रायड ने किया है, क्या एरिक्सन ने किया है, एबी हरलोक ने किया है, या इनमें से कोई नहीं किया है। आपको पता है हिप्नोटाइज पर कार्य किसने किया था, सिगमंड फ्रायड ने किया था। किसने, किस पर किया था, हिप्नोटाइज पर। यानी कि आपने देखा होगा सम्मोहन की प्रक्रिया, कभी कभी आपने पिक्चरों में देखा होगा वही आंखों के सामने ऐसे लटकाता हुआ, तो वो कौन सी प्रक्रिया है, सम्मोहन प्रक्रिया। और इस प्रकार किसने किया था, सिगमंड फ्रायड ने किया था। किसने किया था, सिगमंड फ्रायड ने किया था। जबकि अगर मैं बात करूं मनोसामाजिक पर सिद्धांत पर किसने कार्य किया, एरिक्सन साहब ने किया। किसने किया, एरिक्सन साहब ने किया। अब बात कर लेते हैं एरिक्सन साहब की। तो एरिक्सन ध्यान में रखना नव फ्रायडवादी माने जाते हैं। पहली चीज तो ये ध्यान में रखना भाई। यानी कि मैं अगर ये कहूं कि एरिक्सन किसका समर्थन करते हैं,
सिगमंड फ्राइड साहब का करते हैं। किसका करते हैं? सिगमंड फ्राइड साहब का समर्थन करते हैं कौन? एरिक्सन साहब करते हैं। इन चीजों का भी आपको पता है। और लेकिन किस बात से सहमत नहीं है एरिक्सन सिगमंड की? तो आपको पता है कामुकता, इससे क्या नहीं है? सहमत नहीं है। सहमत नहीं है। कौन नहीं? एरिक्सन साहब। हालांकि समर्थक तो है सिगमंड फ्राइड के, लेकिन जहां पर सिगमंड फ्राइड ने किस पर? कामुकता पर जोर दिया, एरिक्सन ने कामुकता पर जोर ना देकर उन्होंने कहा कि मनुष्य का विकास केवल कामुकता के आधार पर नहीं हो सकता। मनुष्य का, एक बालक का जो विकास होता है वो व्यक्तिगत विशेषता यानी कि पर्सनली विशेषता, सांस्कृतिक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास, आदि से एक बालक का विकास क्या होता है? प्रभावित होता है। तो याद रखना है दोस्तों, मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया है? एरिक्सन साहब ने दिया है। और एरिक्सन साहब के इसी सिद्धांत को जीवन आधार का सिद्धांत भी कहा जाता है। सिद्धांत भी कहा जाता है, यह भी ध्यान में रखना भाई। जीवन आधार का सिद्धांत कर लीजिएगा या मनोसामाजिक सिद्धांत कर लीजिएगा। किसने कहा भाई? आपनो एरिक्सन साहब ने कहा है। और इन्होंने कहा है कि कामुकता इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना एक बालक के विकास के लिए उसका व्यक्तित्व, व्यक्तिगत और सांस्कृतिक और संवेगात्मक और सामाजिक विकास महत्वपूर्ण है। और इन्होंने इसी मनोसामाजिक विकास या जीवन आधार के सिद्धांत को कितने भागों में बांटा है? 8 अवस्था या 8 भाग कर लीजिएगा। यह भी आपको याद रखना है दोस्तों। चलिएगा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा भाई, एक अध्यापिका कक्षा में कई खिलौने व चमकीली वस्तुएं साथ में लेकर कक्षा में प्रवेश करती है। संभव है कि वह जिस आयु वर्ग के विद्यार्थियों को पढ़ाती है वह आयु वर्ग होगा। यानी कि वो अध्यापिका जा रही है क्या लेकर भाई? खिलौने लेकर, चमकीली वस्तुएं लेकर साथ में जा रही है। अब टाबरों थे मन बता दो, खास तौर से L1 वाले की बात करें तो वो किन को पढ़ाते हैं भाई? 1 से 5वीं तक की क्लास को पढ़ाते हैं। और मुझे बताइएगा, क्या उसमें शिशु जाते हैं क्या लाला? नहीं जाते ना। क्या उसमें किशोरावस्था के बच्चे जाते हैं क्या? नहीं जाते। उनमें जाते हैं इन 2 प्रकार के बच्चे, सही है ना। और उनमें से भी खास तौर से किसके? पूर्व बाल्यावस्था के बच्चे। कौन से बच्चे? पूर्व बाल्यावस्था के बच्चे। तो हम कहेंगे दोस्तों, और खास तौर से जो लड़कियां हैं वो भी तो कल अध्यापिका ही बनने का सपना देख रही है और बनोगी। आप जाओगी तो मुझे बताओ, उन टिंगरों के लिए टोपी वगैरह नहीं लेकर जाओगी, खिलौने की कुछ वस्तुएं नहीं लेकर जाओगी। उनको पसंद आए, आपको मैडम मैडम कह कर वो बुलाए, मैडम जी आप अच्छी लगती हो, चौकी लगती हो, ये आप भी सुनना चाहोगे। जब उनको कुछ दोगे तभी तो सुनना चाहोगे। तो ये कौन सी अवस्था है? पूर्व बाल्यावस्था। कौन सी है? पूर्व बाल्यावस्था। अगर हम इस पर बात करें तो देखिएगा दोस्तों, पूर्व बाल्यावस्था पर अगर बात की जाए तो आपको पता है ये सामान्यतः 2 से 7 वर्ष की उम्र है। कितनी भाई? 2 से 7 वर्ष की उम्र को माना जाता है। और आपको पता है तो यही प्याजे साहब का पूर्व संक्रियात्मक वाला काल है। यानी कि आपने देखा होगा
की जो पूर्व संक्रियात्मक क्रिया है वो कौन सी, 2 से 7 वर्ष की उम्र वो बालक है। तो एक जो अध्यापिका जाएगी खिलौने लेने की, यानी कि देखो दोस्तों, बाल्यावस्था जो कि सामान्यतः आपने देखा 6 से 12 वर्ष की मानी जाती है, और इस अवस्था में आपको पता है ये खिलौने की आयु भी है, टोली की आयु भी है। तो यहां पर बालक क्या करता है, खिलौने से खेलता है पूर्व बाल्यावस्था में। कौन सी बाल्यावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में आपने देखा होगा। और उत्तरा बाल्यावस्था अगर दोनों को मिला दिया जाए तो छोरा है खुद में मस्त रहता है, छोरी है जो छोटी लाली है वो खुद में मस्त रहती है। और आपने देखा होगा वो उनके जेबों में भाई कुछ अंटियां वगैरह, पत्थर मिल जाए पत्थर डाल लेता है, कोई मशीन के टुकड़े मिल जाए उसको डाल लेता है, जो भी उसके वस्तुएं मिल जाए वो डालता रहता है, चाहे गंदा हो बंदा कुछ भी हो, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और जबकि दूसरी प्रकार अगर एक लाली को देखें तो आपने देखा होगा उनको कपड़े का कोई भी मिल जाए, कपड़ा मिल जाए उसी को डाल लेगी, और उसके जेब में या क्या मिलेगी, कठपुतलियां मिलेगी, कठपुतलियां मिलेगी, कपड़े मिलेंगे आदि, गुड्डियां मिलेगी। ये सभी वस्तुएं उनकी खेलने की चीजें होती है। कौन सी अवस्था में, बाल्यावस्था में। कौन सी अवस्था में दोस्तों, बाल्यावस्था में। और खास तौर से पूर्व बाल्यावस्था में वो क्या करते हैं, खिलौने से खेलते हैं। किससे खेलते हैं भैया, खिलौने से खेलते हैं। इस चीज का आप क्या रखो भाई, ध्यान में रखना। कौन सी अवस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में। किससे खेलेंगे, खिलौनों से खेलेंगे। जबकि ओवरऑल बाल्यावस्था की बात करें तो उनके कंचे ही क्या बन जाते हैं, खिलौने बन जाते हैं, यानी कंचे भरे रहते हैं, पत्थर के टुकड़े, सभी के बारे में। तो एक अध्यापिका द्वारा आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। पूर्व बाल्यावस्था, कौन सी अवस्था, पूर्व बाल्यावस्था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। देखो भाई, विद्यालय थे भी गया होगा और गए होंगे, और मैं भी गया हूं। वहां पर आपने जो इनके बारे में हम पढ़ेंगे वो एक बार खुद को विद्यालय पर लेकर जाइएगा और फिर अध्ययन कीजिएगा। विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। विद्यालय समाजीकरण का एक मुख्य कारक है, बिल्कुल है साहब। समाजीकरण में विद्यालय की बहुत थोड़ी भूमिका होती है। बहुत थोड़ी क्यों होती है भाई, अगर एक अच्छा विद्यालय होता है वो बच्चे को प्रश्न से अर्थ तक पहुंचा देता है। एक अच्छा टीचर मिल जाता है वो बच्चे को का भविष्य ही बदल सकता है। और आजकल तो अगर हम आधुनिक शोधों की बात की जाए तो विद्यालय का इतना प्रभाव है कि माता पिता से भी, मैं फिर कह रहा हूं, माता पिता से भी बढ़कर परिवर्तन ला सकता है विद्यालय। और हो सकता है एक बच्चे का व्यक्तित्व तो ही क्या कर दे, परिवर्तन कर दे। तो विद्यालय का तो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो यहां पर अगर बात की जाए तो ये तो भाई जची नहीं, विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है, बिल्कुल है। समाजीकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती। फिर देख गड़बड़ कर दिया भाई तू। तो बच्चे कौन से अपने पास, विद्यालय समाजीकरण का पहला मुख्य, यार ये पहला तो आपको भी पता है भाई, पहला मुख्य कारण तो कौन है, माता पिता। कौन है भाई, आपने तो सुना भी होगा, पहली शिक्षिका कौन है, माता है। तो बच्चे के सबसे पहले समाजीकरण के कारण तो सबसे ज्यादा कौन है, माता पिता है। तो ये तो गड़बड़ क्या हो गई, विद्यालय समाजीकरण का पहला मुख्य कारक नहीं हो सकता, बल्कि समाजीकरण में विद्यालय की क्या होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है, बिल्कुल होती है। इस बात से नकारा नहीं जा सकता। विद्यालय में आपने देखा होगा जब भी एक छोटा सा बालक बालिकाएं विद्यालय जाती है तो उनमें कौन कौन सी समस्याएं हैं और उनका व्यक्तित्व कैसा ढाला जा सकता है, उनमें जो छुपी हुई योग्यताएं हैं वो कौन निकालता है, विद्यालय में तो निकलती है अध्यापकों के माध्यम से, खेलों के माध्यम से। वो उस मंच पर आपको पता है विभिन्न कार्यविधियों द्वारा बच्चे को सभी प्रकार से सामाजिकृत किया जाता है, चाहे वो खेल के माध्यम से हो, चाहे वो किसी मान लीजिएगा
SUPW कैंप लगाकर हो, विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से बच्चे का हर पहलू में क्या किया जाता है, विकास किया जाता है। तो विद्यालय की भूमिका क्या होती है दोस्तों, महत्वपूर्ण होती है एक बच्चे को उसके विकास के उच्च स्तर तक पहुंचाने में, ये याद रखना है। तो याद रखना है, ये कौन सा सही हुआ भाई, तीसरा हुआ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विकास का सिर पदामुखी दिशा का सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। कौन सा, सिर पदामुखी। कौन सा भाई, सिर पदामुखी व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है, भिन्नों से एकीकृत कार्य की ओर, सिर से पैर की ओर, ग्रामीण से शहर की ओर, या सामान्य से विशिष्ट की ओर। देखो भाई, इतना तो तुम भी होशियार हो लाला, ये तो आपको भी पता है ये तो नहीं हो रहा है। इतना तो अगर तुम तैयारी कर रहे हो तो आपको पता है ग्रामीण से शहरी क्षेत्र की ओर बिल्कुल लोग जाते हैं, रोजगार के लिए जाते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जाते हैं, अच्छे अवसर प्राप्त करने के लिए जाते हैं। लेकिन ये बात यहां पर कहां जम हो रही है, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा। तो देखिएगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर, हाँ ये विकास का सिद्धांत तो है, लेकिन क्या ये बात ये कह रहा है, ये बात कौन कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है सिर से पैर की ओर। किसकी ओर, सिर से पैर की ओर। यानी कि ध्यान में रखना है, एक बालक का जो विकास है वो सिर से पैर की ओर होता है और केंद्र से बाह्य ओर होता है, केंद्र से बाह्य ओर होता है। याद रखना है। इसीलिए आपने देखा होगा शेषावस्था जो होती है, बच्चे का जन्म होता है और जन्म के तुरंत बाद उसका सबसे ज्यादा विकसित कौन सा भाग होता है, तो आपने देखा होगा मुंडी तो होती है ना, ये मुंडी ही, यानी कि ये सिर ही सबसे बड़ा होता है बाकी अंगों के मुकाबले। तो पहले इधर विकास होगा, फिर धीरे धीरे इधर विकास होगा। जैसे एक उदाहरण से समझे, एक छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा जब चलना प्रारंभ करता है तो आपने देखा होगा जब वो पैरों के माध्यम से यानी कि गडोलियां चलता है तो भाई वो सबसे पहले किसकी, अपनी भुजाओं का इस्तेमाल करता है। पैरों से की तुलना में ज्यादा किन का इस्तेमाल करता है, भुजाओं का इस्तेमाल करता है। तो आपको पता हो गया होगा कि पहले इधर से विकास होगा, फिर धीरे धीरे किधर, पैरों की ओर जाएगा। उसी प्रकार से बालक का विकास पहले धड़ की ओर से होगा, फिर बाह्य ओर होगा, ये भी आपको पता है। जैसे एक उदाहरण से समझे, अगर छोटे बालक के पास या शिशु के पास क्या किया जाए, कोई वस्तु दिखाई जाए तो पकड़ने के लिए पहले हाथ को नहीं, पहले पूरे शरीर को इधर उधर घुमाने की कोशिश करता है। डायरेक्ट ऐसा नहीं भाई हाथ ही घुमा दिया, पहले वो पूरे शरीर को इधर उधर घुमाने का, यानी कि धड़ को घुमाता है। फिर धीरे धीरे, यानी पहले धड़ का समन्वय करता है और फिर किनका, हाथों का करता है। तो याद रखना है ये चीज भी आपको। तो पहले विकास सिर से किसकी ओर होगा, पैरों की ओर होगा, फिर केंद्र से किसकी ओर होगा, बाह्य ओर होगा। ये भी आपको पता रखना है। तो ये बातें हो गई है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती। कोई भूमिका नहीं होती क्या, अरे होती तो है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसके आनुवांशिक संरचना से निर्धारित होती है। हाँ ये मान तो लिया कि आनुवांशिक संरचना से भी होती है, लेकिन वातावरण से नहीं होती क्या, होती तो है। तो कथन कौन सा है, देखो भाई, किसी व्यक्ति के आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसके आनुवांशिक संरचना से निर्धारित नहीं होती। ये कथन देखते हैं भाई, ठीक है क्या, खाक ठीक है भाई, तू वहां तो तू मना कर रहा है क्योंकि किसी व्यक्ति की आनुवांशिक संरचना बहुत प्रबल होती है, प्रबल होती होगी, लेकिन तू ठीक तो नहीं है लाला, ठीक नहीं है। चलो ये भी देख लेते, ठीक तो नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध ये सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है। ये भी ठीक है, देख रहे हैं भाई, ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, क्योंकि वातावरण के घटक है किसी व्यक्ति की वृद्धि और विकास में कम योगदान, काम से आ गया भाई, कम योगदान क्यों देते हैं, अच्छा खासा योगदान देते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत से शोध ये सिद्ध करते हैं कि आनुवंशिक पदार्थ व्यक्ति के विकास की भविष्यवाणी करते हैं। यह भी मामला क्या हो गया है,
गड़बड़ हो गया, पूरी तरह आनुवंशिकता नहीं हो सकता, तो क्या ठीक है? ये बी ठीक है, लेकिन ये ऊपर वाला ठीक नहीं है। ठीक के मामले में ये समझ लेना भाई, बी आंसर ठीक है, बल्कि ये कथन क्या नहीं है, ठीक नहीं है। क्योंकि वर्तमान में बहुत से शोध ये बताते हैं कि वातावरण की क्या होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जीन, देखिएगा, सुनना मेरी बात, जीन किसी व्यक्तित्व के विकास को एक चारों तरफ का घेरा बना देता है। उस विकास, वो विकास वातावरण में उस घेरे के अंदर क्या करता है, एक बालक कर लेता है। तो जीन की भी भूमिका होती है और वातावरण की भी भूमिका होती है, और कहीं हद तक जीन से ज्यादा भूमिका एक व्यक्ति को व्यक्तित्व बनाने के लिए किसकी होती है, वातावरण की होती है। याद रखना, जीन से एक, मान लीजिएगा एक बच्चा है, अगर जब वो जन्म लिया है, हो सकता है वो अच्छे माता पिता से, अच्छे माता पिता का तात्पर्य यहां पर समझिएगा, हो सकता है वो बिजनेसमैन के घर जन्मा हो, लेकिन अगर उसके वातावरण गलत वातावरण में डाल दिया जाए तो हम कह सकते हैं कि वो निश्चित तौर से क्या हो जाएगा, एक बुरा व्यक्ति बनकर उभरेगा। क्योंकि वो कौन से वातावरण में, उसका जो आसपास का आवरण है वो गलत है। अभी हमने मनोसामाजिक सिद्धांत जो एरिक्सन साहब का देखा है, वो यही तो कहता है कि व्यक्ति का विकास, चाहे व्यक्तित्व हो, सांस्कृतिक हो, सामाजिक विकास हो, ये संवेगात्मक विकास हो, ये चारों ओर से ही प्रभावित होते हैं। तो याद रखना है, ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि बहुत हद तक ये सोच सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का योगदान होता है। ध्यान में रखना दोस्तों, विकास में सभी का योगदान होता है, आनुवंशिकता का भी योगदान होता है और वातावरण का भी होता है, यह आपको पता ही है। और एक व्यक्ति को विकास को प्रभावित कौन करते हैं, पहले तो ये चीज बताइएगा, आपको पता है आनुवंशिकता करती है, आनुवंशिकता करती है, संवेगात्मक रूप से भी होता है, यानी बायोलॉजिकल भी होता है, संवेगात्मक भी होता है और सामाजिक रूप से भी होता है, यह आपको पता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं वातावरण की भूमिका होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखो ब्रिजेज के अनुसार, इसके अनुसार दोस्तों, ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग, देखो ब्रिजेज ने साहब किस पर बात की है, संवेगों पर, किस पर अधिकांशतः बात की है, संवेगों पर बात की है। किसने, ब्रिजेज ने बात की है। और ये ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है, सामाजिक विकास का नहीं है भाई, शारीरिक विकास का नहीं है, संवेगात्मक का। हाँ, किस पर बात की है, संवेग पर बात की है, मानसिक पर भी ऐसी नहीं, किस पर है, संवेग पर। और आपको पता है ब्रिजेज ने ही कहा था कि शिशु में सबसे पहले सामान्य उत्तेजना क्या पाई जाती है, सामान्य उत्तेजना पाई जाती है। क्या पाई जाती है, सामान्य उत्तेजना पाई जाती है। और फिर उसमें सुख व संकट के भागों में बांट सकते हैं। और फिर इनको भी कितने भागों में, 5 भागों में बांट सकते हैं। तो ब्रिजेज का याद रखना, संवेगात्मक विकास पर, किस पर किया है, संवेगात्मक विकास पर। अब अगर हम बात करें दोस्तों, तो चलते हैं जीन पैजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, कौन सी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था पर विशेषता है, इन चार, यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। इससे पहले आपको पता है जीन पैजे से आपकी थोड़ी सी मैं बात करना चाहूंगा यहां पर, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो जीन पैजे साहब ने इन अवस्थाओं को 4 भागों में बांटा भाई, कितने भागों में, 4 भागों में। एक है संवेदी अवस्था, दूसरी है दोस्तों कौन सी अवस्था,
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो ये चार तो, और इनमें से पूछ कौन सा रहा भाई? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी? चौथी। यहां पर थोड़ा और विश्लेषण करूं तो समझ में आ जाएगा आपके। ये पाई जाती है 0 से 2। कितना? 0 से 2 पाई जाती है। और पूर्व संक्रियात्मक पाई जाती है दोस्तों 2 से 7। कितने? 2 से 7 पाई जाती है। और मूर्व संक्रियात्मक पाई जाती है 7 से 11। और औपचारिक संक्रियात्मक पाई जाती है 11 से 15। अब बेरो हो गए होगा भाई कि ये जो 11 से 15 की जो अवस्था है वो कौन सी है? यौन अवस्था है। कौन सी है? यौन अवस्था है। तो आपको सिंपल सा यहां पर ध्यान में रखना होगा कि यौन की कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो फिर देर किस बात की, करें शुरू। देखिएगा भाई, परिकल्पनात्मक चिंतन पाया जाता है। कौन सा चिंतन है? परिकल्पनात्मक चिंतन पाया जाता है। किसने कहा था? जीन पियाजे ने कहा था कि इसमें परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्कना पाया जाता है। ये किसने कहा था भाई? पियाजे ने। यानी कि सिंपल भाषा में बात करें तो इसने कहा था हाइपोथेटिकल डेडिकेटेड रीजनिंग पाई जाती है। ये किसने कहा? जीन पियाजे ने कहा। उसी को हम क्या कहते हैं? परिकल्पनात्मक चिंतन कहते हैं। और सामान्यकरण एवं नियमीकरण बिल्कुल इस उम्र में आराम से कर लेता है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अहम केंद्रवाद ये तो कहीं और भी पाया जाता था, लेकिन आपको पता है यहां पर भी पाया जाता है। जीववाद, ये थोड़ा मिस्टेक है भाई। जीववाद तो कौन सी? बाल्यावस्था। कौन सी? और वो भी कौन सी? पूर्व बाल्यावस्था। कौन सी? पूर्व बाल्यावस्था। अगर पूर्व बाल्य अवस्था की बात करें जो 2 से 7 है, उसमें क्या पाया जाता है? जीववाद। जीववाद का तात्पर्य यहां पर समझना होगा हमें कि एक बालक है वो निर्जीव वस्तुओं में भी क्या ढूंढ लेता है? सजीवता ढूंढ लेता है। और उसी को क्या कहा गया है? जीववाद कहा गया है। जैसे आपने कभी कभी देखा होगा, बालक जब गिर जाता है तो वो अपनी मम्मा को, अपने पापा को कहता है कि पापा मुझे इसने मार दिया, धरती ने मार दिया, सड़क ने मार दिया, चेयर ने मार दिया। निर्जीव वस्तुओं को भी वो क्या करता है? लगता है उसे कि ये भी क्या है? जीवित है, सजीव है, और उनको उसमें जीवता दिखती है। और आपने देखा होगा बच्चे को जब ऐसा कहा जाता है माता पिता द्वारा, सड़क को हल्का सा टच करके मारने का इशारा करके ऐसे कर देते कि ले भाई छोरा, हमने भी इसे मार दिया, तो बच्चा क्या हो जाता है? खुश हो जाता है। अगर रो रहा तो वो क्या हो जाता है? चुप हो जाता है, क्योंकि वो ये समझता है कि ये जो मारा जा रहा है उसमें भी क्या है? जीव है। और इसने मुझे अगर मारा है तो मेरे पापा या मेरे मम्मी ने भी क्या किया है? उससे भी मारा है। तो ये समझना, ये जीववादता किसकी विशेषता है? पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता है। जबकि अहम केंद्रवाद भी वहां की विशेषता है। याद रखना, उनमें अहम केंद्रवाद भी पाया जाता है। वो सब कुछ अपने ही तरीके से समझते हैं। कोई भी पापा मम्मी कुछ भी समझे, लेकिन वो नहीं समझेगा। उसमें खुद में ही क्या पाया जाता है? सभी वस्तुओं को वो समझता है कि अपने ही तरीके से वो समझना चाहता है, दूसरों की तरफ से नहीं समझ सकता। तो वो कौन सा? अहम केंद्रवाद। लेकिन यहां पर समझना, इस अवस्था की मैं बात करूं तो देखिएगा, इसमें भी क्या पाया जाता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था वाली में भी क्या पाया जाता है दोस्तों? अहम केंद्रवाद पाया जाता है। यानी कि यहां पर भी यौनावस्था में भी किशोर क्या कर लेते हैं? किशोर विशेष प्रकार का अहम केंद्रवाद विकसित कर लेते हैं, विकसित कर लेते हैं। और
डेविड एल्काइड साहब ने इसके बारे में बखूबी कहा है कि इसको उन्होंने कितने भागों में इस अहम केंद्रवाद को के कितने घटक बताए हैं? 2 घटक बताए हैं। कितने घटक बताए हैं दोस्तों? 2 घटक बताए हैं। और आपको पता ही है वो 2 घटक कौन से हैं? एक तो काल्पनिक स्रोत, कौन सा? काल्पनिक स्रोता, और एक होता है व्यक्तिगत दंत कथाएं, जिसमें आपने देखा होगा कि काल्पनिक स्रोता में तो वो अपने आप को शाहरुख खान की तरह मान रहा है। क्या मान रहा है? शाहरुख खान की तरह मान रहा है। जबकि व्यक्तिगत दंत कथा में वो अब शाहरुख खान से भी अपने आप को क्या मानने लगा है? ऊपर मानने लगा है कि शाहरुख खान होता कौन है? सब कुछ मैं ही तो हूं, ये याद रखना है। तो व्यक्तिगत दंत कथा में तो क्या मानता है भाई? शाहरुख खान से भी ऊपर मान रहा है। जबकि काल्पनिक श्रोता में वो अपने आप को क्या मान रहा है? शाहरुख खान मान रहा है। और अगर छोरी अपने आप को ध्यान में रखना, इसमें अपने आप को कैटरीना कैफ मान रही है, किसमें? काल्पनिक श्रोता में। जबकि फिर वो समझती कि कौन है ये कैटरीना कैफ? कैटरीना कैफ से भी अच्छी तो मैं हूं। तो याद रखना है, ये किसने? डेविड एल्काइड ने कहा था कि अहम केंद्रवाद विकसित कर लेते हैं कौन? किशोर भी, और उनमें इन प्रकार के चिंतन पाए जाते हैं। क्लियरिटी है क्या? तो इसका आंसर क्या रहेगा? ए, ब और से। ये नहीं है भाई, क्योंकि ये तो किसकी विशेषता है? पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता है। तो कहां पर है अपना आंसर? ए, ब सही है, बिल्कुल सही है भाई। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखो भाई, निम्नलिखित में से संवेगात्मक बुद्धिमत्ता से संबंधित नहीं है। क्या ढूंढना है? नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, एग्जाम में इसे नहीं है और है पर ध्यान देना सीखो। स्वयं के विषय में जागरूकता होना, संवेगात्मक बुद्धिमत्ता, बिल्कुल जागरूक होना चाहिए, यह तो है भाई। अगर व्यक्ति स्वयं के विषय में जागरूक नहीं रहेगा तो किसके विषय में रहेगा? संवेगों का प्रबंधन करना, यह भी बिल्कुल है। संवेगों का अनदेखा, अरे यार, संवेगों का अनदेखा किए बिना व्यक्ति का, अगर अनदेखा ही कर रहा तो वो व्यक्ति आगे कैसे बढ़ सकता है? खुद के संवेगों को अगर वो नियंत्रित कब करेगा? जब वो उसे देखेगा, उसे समझेगा। अगर उसे वो अनदेखा कर रहा है तो वो कहां से सीख पाएगा? ये आपको ध्यान में रखना है। तो भैया, अनदेखा तो नहीं किया जा सकता। सामाजिक रूप से जागरूक होना, हाँ बिल्कुल, ये भी सही है, सामाजिक रूप से जागरूक होना। तो ये देखो, एक रचनात्मक क्वेश्चन है, इसे आसानी से किया जा सकता है। इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई आपको दिक्कत आने वाली है। संवेगों को क्या नहीं किया जा सकता? अनदेखा नहीं किया जा सकता। इन चीजों का ध्यान में रखना। ये हो गए हैं दोस्तों आज के हमारे कितने क्वेश्चन है? 20 क्वेश्चन है। आशा है आपने ये समझा भी होगा। मैं फिर कह रहा हूं, ये क्वेश्चन आपके लिए हमने जो मेहनत की है वो केवल इस आधार पर की है ताकि आप अपनी तैयारी को जांच सके। अगर आपको ये क्वेश्चन बड़े ही प्यार से और मस्त तरीके से आ रहे हैं तो समझ लीजिएगा आप अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, तो समझ लीजिएगा फिर आपको तकलीफ है और आपको इसका निवारण भी स्वयं ही ढूंढना होगा। और आपको क्या करनी होगी? मेहनत करनी होगी। और मेहनत करोगे तो फल निश्चित तौर से मिलेगा। क्योंकि आप समझ लीजिएगा दोस्तों, अपनी मेहनत को ही क्या मान लीजिएगा? अपनी भविष्य मान लीजिएगा। अपनी मेहनत को ही क्या मान लीजिएगा? अपना कर्म मान लीजिएगा। ये याद रखना। मिलते हैं ऐसी ही आनंदित क्लास अगली में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।